हेलो। सो माई सेल्फ ओमकार ठाकुर एंड आज हम लोग देखने वाले हैं कि ओवरऑल वर्ल्ड में जो इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट सब कुछ बढ़ रहा है तो उसके ऊपर मार्केट का रिएक्शन क्या चल रहा है एंड ऐसे कुछ इवेंट्स पहले भी हिस्ट्री में हुए थे क्या एंड उसके ऊपर मार्केट ने क्या रिएक्शन दिया था। तो आज हम लोग वो देखने वाले हैं। मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप ये वीडियो जो है वो एंड तक देखते रहिए क्योंकि एंड का जो कंक्लूजन है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि 1929 के द ग्रेट डिप्रेशन से कि तो उसमें हुआ क्या था। तो जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो उसका जो रीज़न था 1914 से लेकर 1918 तक चला था। 1980 के बाद स्पेनिश फ्लू करके एक पेंडेमिक हो गया था जो कि 2 साल चला था एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो ओवरऑल इकोनॉमी में इतना बूम हो गई थी कि उसको कहाँ ना कहाँ पे तो उसको अफेक्ट करना ही था। तो चलिए जानते हैं एग्जैक्टली उसमें हुआ क्या था। डिप्रेशन इकोनॉमिक टर्म्स में क्या होता है, जब लंबे टाइम के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डाउनटर्न ले लेती है जिससे अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई सब बढ़ने लगती है, उसे कहते हैं डिप्रेशन इन इकोनॉमिक टर्म्स। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑलमोस्ट 2 साल स्पेनिश फ्लू आया जिसमें अराउंड 500 मिलियन लोग विक्टिम बन चुके थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका वर्ल्ड लीडर बन के उभर आ रहा था। अमेरिका में प्रॉस्पेरिटी एंड कल्चरल चेंज की लहर आई एंड उससे 1920 की रोरिंग एरा की शुरुआत हुई। वर्ल्ड वॉर के बाद सोल्जर्स अपने देश वापस आ रहे थे। पोस्टल सर्विसेज जैसे कि गवर्नमेंट बैक सेक्टर काफ़ी ग्रोथ में थे। मार्केट में न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट जैसे कि हेनरी फोर्ड की मोटर कार, वॉशिंग मशीन की डिमांड बढ़ने लगी। मार्केट अच्छा चल रहा था। वुमेन्स एम्प्लॉयड होने के कारण लोगों की इनकम लेवल एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहे थे। अब लोग इस ज़्यादा इनकम को कहाँ इन्वेस्ट करें जिससे उन्हें अच्छे रिटर्न्स मिले, ये ढूंढने लगे। इस बढ़ते इन्वेस्टमेंट के कारण मार्केट में काफ़ी तेज़ी आ गई थी और 1922 के तुलना में 1929 तक मार्केट 219 पॉइंट से बढ़ गया था। मार्केट में ज़्यादा बायर्स होने के कारण शेयर प्राइस तेज़ी से बढ़ रही थी, पर कंपनीज को भी नहीं पता था कि ये शेयर प्राइस कैसे बढ़ रही है, वो उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। डिप्रेशन का एक कारण था 1920 में ज़्यादा प्रोडक्शन एंड ज़्यादा सप्लाई भी है जिसके कारण सेलर्स ने लॉस पे सेल करना स्टार्ट कर दिया था। 1920 में फेडरल बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम करने की पॉलिसीज को बढ़ावा दिया था इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने के लिए। पर 1929 में सिचुएशन बिल्कुल अलग था जहां वेज रेट कम हो रहा था एंड इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे और मार्केट कंडीशन में इस बदलाव के कारण लोगों ने शेयर्स बेचना शुरू कर दिया था। फिर 24 अक्टूबर 1929 को ब्लैक थर्सडे की शुरुआत हुई। मार्केट में सेलर्स बहुत थे बट बायर्स नहीं थे जिसके कारण पूरा मार्केट बिखर गया था। लोगों ने मार्केट में अपनी सेविंग्स ही नहीं बैंक से बोरो करके भी इन्वेस्ट किया था। इस मार्केट डिप्रेशन के कारण उन सब लोगों को भारी नुकसान हुआ। मार्केट में मंदी छा गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी। प्रेसिडेंट हर्बर्ट हूवर इस सिचुएशन को भी नहीं समझ पा रहे थे। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। उसके बाद न्यू प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट आए और उन्होंने अपनी पॉलिसीज से सिचुएशन को कंट्रोल में ला लिया। तो इसमें आपको क्या पता चला, वर्ल्ड वॉर 1 स्पेनिश फ्लू के इमीडिएट बाद भी इकोनॉमी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया तो आगे जाके उनको कहाँ ना कहाँ पे तो पे ऑफ करना ही था जहाँ पे उनकी स्पेंडिंग्स ज़्यादा थी एंड इन्वेस्टमेंट पे फोकस निकल गया था। द ग्रेट डिप्रेशन के बाद आया .com बबल। इसके पहले भी इकोनॉमी में बहुत सारे इवेंट्स आके गए लेकिन उसका इम्पैक्ट मार्केट एंड इकोनॉमी पे ज़्यादा करके नहीं हुआ। .com बबल की शुरुआत हुई 1996 से लेकर 98 तक। तो वो टाइम पे इंटरनेट बहुत चर्चे में थे। इंटरनेट बेस्ड कंपनी ने एक नया मॉडल स्टार्ट कर दिया था जिसके कारण लोग बहुत अट्रैक्ट हुए थे। तो चलिए जानते हैं कि उसका इम्पैक्ट मार्केट पे कैसे गिरा। 1993 में जब मोज़ेक वेब ब्राउज़र ने सबको इंटरनेट एक्सेस दिया तो कंप्यूटर सिर्फ कॉरपोरेट ही नहीं बट हर घर की ज़रूरत बन गए थे, जिसे इंटरनेट कंपनीज की ग्रोथ के लिए एक सही प्लेटफॉर्म मिला था। एंड यही बदलते टाइम का फ़ायदा उठाते हुए नेटस्केप नाम की कंपनी ने सबको फ्री वेब ब्राउज़र प्रोवाइड किए और उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने के रीज़न से IPO लिस्टिंग के लिए भी फाइल किया। नेटस्केप को IPO में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। फिर 1999 में 457 कंपनीज़ ने IPO के लिए फाइल किया था जिसमें से ज़्यादातर इंटरनेट बेस्ड कंपनीज थी। इंटरनेट बेस्ड कंपनीज यानी कि .com कंपनीज। इन नई कंपनीज के इन्वेस्टर्स को वैल्यूएशन का आइडिया नहीं था जिसका फ़ायदा काफ़ी वेब ब्राउज़र कंपनीज ने उठाया और उनके पास कोई फाइनेंशियल बेस ना होते हुए भी एडवर्टाइजमेंट और पॉपुलैरिटी के बेस पे IPO के लिए फाइल किया और अच्छा रिस्पांस भी मिला। शेयर प्राइस की कीमत लगातार बढ़ रही थी और इन्वेस्टर्स भी काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे थे जिससे मार्केट नई ऊंचाई छू रहा था। पर सही बिजनेस मॉडल ना होने के कारण .com कंपनीज रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाई थी और जिसके कारण 1999 के बाद स्टॉक प्राइस गिरने लगे
और लोग मार्केट से पैसे निकालने लगे, जिसके वजह से पैनिक सेलिंग चालू हो गई। .com बबल बस्ट हुआ एंड जो वेब बेस्ड कंपनीज थी वो पूरी बैंकरप्ट हो गई, इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया एंड अभी इन्वेस्टर को चाहिए था कि वो सेफ जगह पे कहाँ पे तो इन्वेस्ट करे एंड वो टाइम पे इंटरेस्ट रेट भी कम होने के कारण रियल एस्टेट मार्केट काफ़ी उभर के आ रहा था। तो चलिए जानते हैं इसका इम्पैक्ट आगे कैसे हुआ। द ग्रेट डिप्रेशन के बाद इकोनॉमी को सबसे बड़ा झटका 2008 में मिला, द फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 एंड आज तक के डेट का इसे सबसे बड़ा फाइनेंशियल इवेंट माना जाता है, जिसे हम हाउसिंग बबल नाम से भी जानते हैं। तो उसका इम्पैक्ट यूएस इकोनॉमी पे क्या गिरा, यूएस इकोनॉमी पूरी रिसेशन फेज में चली गई थी एंड उसका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट क्या हुआ था, तो वही अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। .com बबल के बाद लोग सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढने लगे बिकॉज इंटरेस्ट रेट एंड मार्केट भी डाउन था। बैंक भी कम इंटरेस्ट पे लोन दे रहे थे, इसलिए लोगों ने रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करना शुरू किया और मार्केट में रियल एस्टेट के डिमांड बढ़ने के कारण उसके प्राइस भी बढ़ने लगे थे। फिर लोगों ने फंड रेज करने के लिए बैंक्स को अप्रोच करना शुरू किया ताकि वो रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट कर सके। बैंक्स ने भी सभी को लोन दे दिया और इन लोन्स को इन्वेस्टमेंट बैंक को बॉन्ड की तरह सेल करके फंड रेज किया। इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने भी इन लोन को कंबाइन करके एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट बना लिया और इन्वेस्टर्स को बेचा, जिसे CDO कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन कहते हैं। जब भी बैंक लोन देती है तो बोरोवर की पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक करके ही देती है, इसलिए इन्वेस्टमेंट बैंक ने भी AAA रेटिंग देके इसे CDO के फॉर्म में इन्वेस्टर्स को बेचा। बट लोन की बढ़ती डिमांड के कारण बैंक्स ऐसे लोगों को भी लोन देने लगी जो लोन चुका पाएंगे इसके कोई गारंटी नहीं थी और इसे सब प्राइम लोन कहते हैं। तभी अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप, अमेरिका के लीडिंग इंश्योरेंस ग्रुप ने CDO को इंश्योर किया। उनकी नई स्कीम क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स और स्कीम, ये इंश्योरेंस स्कीम काफ़ी लोगों ने ली क्योंकि लोगों को डर था कि CDO डिफॉल्ट ना हो जाए। बाद में होम परचेस के साथ बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता गया, पर इजी लोन की वजह से उन लोगों ने भी लोन लिया जो कि रीपे करने की कंडीशन में नहीं थे और इन सब के वजह से डिफॉल्टर्स बढ़ने लगे। बैंक्स फिर इन डिफॉल्टर के घर को ऑक्शन करने लगे, पर क्योंकि काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी लोन पे घर ले चुके थे इसलिए घर के प्राइजेस गिरने लगे और जिन्होंने पहले घर लोन पे लिया था उनके घर का दाम लोन अमाउंट से कम हो गया था। इन डिफॉल्टर्स की वजह से CDO की वैल्यू कम हो गई और जिन्होंने CDO को इंश्योर किया था CDS से, उन्हें कुछ नुकसान नहीं हुआ, पर इंश्योरेंस कंपनी को 99 बिलियन का नुकसान हुआ था। तब यूएस गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस कंपनी को इस सिचुएशन से बेल आउट किया था, पर अब काफ़ी इन्वेस्टमेंट बैंक्स के पास CDO काफ़ी क्वांटिटी में था जिसकी वैल्यू अब ना के बराबर थी, इसलिए काफ़ी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक जैसे कि लेमन ब्रदर्स, पियर स्टर्म, मेरिल लिंच एटसेट्रा। तो चलिए देखते हैं कि इसका मार्केट के ऊपर, ये जितने भी इवेंट्स होके गए उसका मार्केट के ऊपर कैसे इम्पैक्ट हुआ, मार्केट ने क्या रिएक्शन दिया। आज के डेट में हमारे पास 1929 का डेटा तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन .com बबल, उसके बाद द फाइनेंशियल क्राइसिस एंड आज का सिनेरियो जो है कोरोना वायरस के बाद का, तो उसके ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत एनालिसिस करके देखेंगे। यहाँ पे आप चार्ट में देख सकते हो कंपनीज ने अच्छा खासा ग्रोथ देने के बाद कैसे कोलैप्स हुआ था मार्केट .com बबल के बाद। एंड उसके बाद अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कि टोटली कंसोलिडेट किया था मार्केट ने तकरीबन 1 से 1.5 साल तक। ये जो चार्ट दिखाई दे रहे हैं वो मंथली चार्ट्स है, उसके ऊपर आप देख सकते हो कि कैसे कंसोलिडेट हुआ था एंड उसके बाद फिर से ग्रोथ आई थी उसमें। जैसे कि .com बबल स्टार्ट हुआ 2000 में एंड उसका इम्पैक्ट जो था तकरीबन 2003 के बाद भी चल रहा था एंड उसके बाद मार्केट ने पिक करना चालू कर दिया। तो ये थी .com बबल की स्टोरी अबाउट मार्केट। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि द फाइनेंशियल क्राइसिस। अब चार्ट पे देख सकते हैं कि मार्केट कैसे कोलैप्स हुआ था एंड उसके बाद मार्केट फिर से रिकवर हो गया था। आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने कैसा वी शेप बना दिया एंड उसके बाद एक बार वी शेप बनाने के बाद मार्केट कितने महीनों तक कंसोलिडेट करता रहा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2009 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था एंड उसके बाद 2018 तक उसके बाद फिर से वो वही लेवल पे चला गया एंड उसके बाद उसने कम से कम 2 से 2.5 साल तक कंसोलिडेट किया था। तो यही एक रीज़न है जो कि गवर्नमेंट जब इवेंट आता है तब बहुत सारा पैसा स्पेंड करती है एंड उसके लिए हमें सफ़र करना पड़ता है नेक्स्ट 2-3 साल के बाद। एंड अभी आप देखोगे कोरोना वायरस जो कि इंडिया में 2020 में आया था, जो पेंडेमिक हुआ था, उसके बाद अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग 2022 में है। कोरोना के बाद मार्केट ने अच्छा खासा ग्रोथ दे दिया एंड अभी आप देख रहे हैं कि लास्ट मिड ऑफ अक्टूबर से 2021 से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है एंड इसके लिए आप देखोगे कि इंटरेस्ट रेट भी बहुत सारा हाइक हो रहा है
जो कि गवर्नमेंट को अभी पे ऑफ करने का टाइम आया है। तो यही सब चीज़ें हैं जो आप को रिलेट कर सकते हैं पास्ट इवेंट से एंड अभी जो चल रहा है इसके इवेंट से। इसमें आपको डरने की कोई भी बात नहीं है, लेकिन एक आप सिचुएशन समझ लीजिए कि इसमें कैसे रिएक्ट हुआ था एंड इसके ऊपर अभी कैसा इम्पैक्ट होगा।